तो क्या हुआ अगर आपकी कार का स्पार्क प्लग बनाने वाली कोई छोटी सी कंपनी रातों रात ये ऐलान कर दे कि वो अब सिर्फ पुर्जे नहीं बेचेगी बल्कि खुद की एक पूरी फॉर्मूला 1 रेसिंग कार बनाकर बाजार में उतारेगी। बिल्कुल। और सिर्फ ऐलान ही ना करे बल्कि असल में उसे बनाकर बेचे भी और उसका मुनाफा अचानक से आसमान छूने लगे। हाँ, सुनने में ये किसी फिल्म की कहानी लगता है, लेकिन आज भारत के डिफेंस और एरोस्पेस सेक्टर में ठीक ऐसा ही हो रहा है। आज के हमारे इस डीप डाइव में हम एक ऐसी ही हैरत अंगेज छलांग पर बात करने जा रहे हैं। आज का हमारा विषय है अपोलो माइक्रोसिस्टम्स लिमिटेड यानी एएमएस और उनके फाइनेंशियल ईयर 2026 की चौथी तिमाही और पूरे साल के शानदार नतीजे। और देखिए, ये जो बदलाव हम देख रहे हैं ना, ये सिर्फ एक कंपनी की बैलेंस शीट का मामला नहीं है। भारत सरकार ने 2029 तक 3 लाख करोड़ रुपए के डिफेंस प्रोडक्शन का लक्ष्य रखा है। 3 लाख करोड़, वो भी सिर्फ कुछ सालों में। हाँ, बिल्कुल। और कैपिटल एक्विजिशन बजट का लगभग 75% हिस्सा अब सिर्फ घरेलू कंपनियों के लिए रिजर्व कर दिया गया है। इसी बड़ी तस्वीर के बीच आज हम जिन स्रोतों का विश्लेषण कर रहे हैं, जैसे कंपनी का अर्निंग कॉल ट्रांसक्रिप्ट, प्रेस रिलीज और उनके मैनेजिंग डायरेक्टर का लिखा स्वावलंबन नाम का शेयर होल्डर लेटर, ये सब हमें बताते हैं कि कैसे कंपनी इस मौके को पूरी तरह भुना रही है। सच कहूं तो इन स्रोतों को पढ़ना किसी थ्रिलर नॉवल से कम नहीं था। आज हमारा मिशन यही है कि हम इस बात की तह तक जाएं कि कैसे एक कंपनी जो कभी केवल दूसरों के सिस्टम्स के लिए क्रिटिकल इलेक्ट्रॉनिक्स सप्लाई करती थी, वो अब खुद एक पूर्ण हथियार निर्माता यानी ओरिजिनल इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरर या ओईएम बनने की राह पर दौड़ पड़ी है। और इस सफर में मुनाफा तो है, लेकिन बहुत बड़े जोखिम और रणनीतिक दाव भी शामिल हैं। और मैनेजमेंट के बयानों में ये बात साफ झलकती है। छलांग कोई रातों रात हुआ चमत्कार तो नहीं है, लेकिन फिर भी जो आंकड़े सामने आए हैं उन्हें देखकर बाजार का चौंकना लाजमी है। नेक्स्ट किस कंपनी का ब्रेकडाउन देखना चाहते हो, कमेंट में बताओ। आपका सजेशन नेक्स्ट वीडियो बन सकता है, कमेंट जरूर करना। अगर हम फाइनेंशियल ईयर 26 के पूरे साल को देखें तो कंपनी का रेवेन्यू 61% बढ़कर 904 करोड़ रुपए हो गया है, जो कि फाइनेंशियल ईयर 25 में सिर्फ 562 करोड़ रुपए था। हाँ। लेकिन जो बात निवेशकों को असल में रोमांचित कर रही है ना, वो है इनका मुनाफा। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स यानी पैट में 91% की भारी उछाल आई है और ये सीधे 107 करोड़ रुपए पर पहुंच गया है। और अगर हम सिर्फ चौथी तिमाही यानी Q4 FY26 पर फोकस करें, तो ये अपोलो माइक्रोसिस्टम्स के इतिहास की सबसे बेहतरीन तिमाही रही है। केवल इन 3 महीनों में रेवेन्यू 81% बढ़कर 293 करोड़ रुपए रहा। बाप रे, सिर्फ एक तिमाही में इतना बड़ा जंप। बिल्कुल। और वही सिर्फ इस एक तिमाही का प्रॉफिट 37 करोड़ रुपए रहा, जो कि पिछले साल के मुकाबले 64% ज्यादा है। एबिटडा 218 करोड़ रुपए रहा है। एक मिनट मुझे यहाँ थोड़ा रोक कर ये समझाइए कि एबिटा और पैट का यहाँ क्या खेल है। कंपनी ने ये भी कहा है कि उनका एबिटा मार्जिन 114 बेसिस पॉइंट बढ़कर 24% हो गया है। 114 बेसिस पॉइंट का मतलब है 1.25% के करीब का उछाल। लेकिन मेरा सवाल यह है कि सिर्फ माल ज्यादा बेचने से मार्जिन इतना कैसे सुधर गया? मेरा मतलब है, क्या सिर्फ स्केल बढ़ने से मुनाफा अपने आप बढ़ जाता है? ये बहुत ही सटीक सवाल है। देखिए, सिर्फ बिक्री बढ़ने से मार्जिन नहीं बढ़ता। इसके पीछे कंपनी का ऑपरेशनल डिसिप्लिन काम कर रहा है। एबिटडा असल में कंपनी की कोर ऑपरेशन से होने वाली कमाई दिखाता है, यानी इसमें टैक्स या कर्ज का ब्याज शामिल नहीं होता। अच्छा, मतलब एकदम शुद्ध ऑपरेशनल कमाई। हाँ। तो जब आपका ईबिटडा मार्जिन सुधरता है, तो इसका मतलब है कि आप अपनी मशीनरी और अपनी लेबर का ज्यादा कुशलता से इस्तेमाल कर रहे हैं। और एएमएस के केस में इसका सबसे बड़ा कारण है उनके वर्किंग कैपिटल साइकिल में आया हुआ सुधार। वर्किंग कैपिटल साइकिल मतलब उनका पैसा कितनी जल्दी बाजार से वापस आ रहा है, वही ना? एकदम सही पकड़ा आपने। FY21 में उनका वर्किंग कैपिटल साइकिल 626 दिनों का था। जरा सोचे, 626 दिन मतलब लगभग 1.25 साल। हाँ, आपने आज पैसा लगाकर कोई पुर्जा बनाया और उसका मुनाफा आपको 626 दिन बाद मिल रहा है। लेकिन FY26 में उन्होंने इसे घटाकर 359 दिन कर दिया है। अरे वाह, मतलब लगभग आधा समय कर दिया। तो पैसा बैंक में जल्दी आ रहा है तो उन्हें नया माल बनाने के लिए बाजार से कम उधार लेना पड़ रहा होगा, जिससे ब्याज का पैसा बच रहा है। यही वो वजह है जिससे उनका मार्जिन बढ़ा है। पूंजी बहुत तेजी से घूम रही है
और जो पैसा वे ब्याज में बचा रहे हैं या मुनाफे से कमा रहे हैं, उसे वे सीधे सीधे रिसर्च और डेवलपमेंट यानी R&D में डाल रहे हैं। जो कि इस सेक्टर में सबसे जरूरी है। बिल्कुल। अगर आपको ऐसे डीप डाइव एनालिसिस पसंद है तो चैनल फॉलो करना मत भूलना। FY26 में उन्होंने अपने रेवेन्यू का 8% हिस्सा, जो करीब 72 करोड़ रुपए होता है, सिर्फ R&D में निवेश किया है। डिफेंस इंडस्ट्री में ये अपने आप में एक बहुत बड़ा और साहसिक आंकड़ा है। R&D की बात चाहिए है तो अर्निंग कॉल में एक बात ने मुझे बहुत हैरान किया था। मैं सोच रही थी कि ऐसा कैसे हो सकता है। उन्होंने दावा किया है कि इस पूरी R&D टीम का एट्रिशन रेट 0 रहा है। हाँ, 0 एट्रिशन। मतलब आज के टेक वर्ल्ड में जहां इंजीनियर हर 6 महीने में नौकरी बदलते रहते हैं, वहां डिफेंस R&D में कोई छोड़कर नहीं गया। ये थोड़ा अविश्वसनीय नहीं लगता आपको? सुनने में अविश्वसनीय जरूर लगता है, लेकिन टेक्नोलॉजी या डिफेंस सेक्टर में जहां इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी या IP ही असली सोना है, वहां इस 0 एट्रिशन की अहमियत बहुत बड़ी होती है। वो कैसे? देखिए, अगर कोई सीनियर रिसर्चर किसी क्रिटिकल प्रोजेक्ट के बीच में कंपनी छोड़ता है, तो वो सिर्फ अपना अनुभव नहीं ले जाता, वो उस पूरे डिफेंस प्रोजेक्ट की टाइमलाइन को सालों पीछे धकेल देता है। टीम का न टूटना ये साबित करता है कि उन वैज्ञानिकों को कंपनी के इस नए विजन पर पूरा भरोसा है। और ये जो नया विजन है ना, यही मुझे इस पूरी कहानी में सबसे ज्यादा चौंकाता है। मतलब उनके मैनेजिंग डायरेक्टर ने शेयर होल्डर्स को जो स्वावलंबन नाम का लेटर लिखा है, उसमें वे बहुत स्पष्ट रूप से कहते हैं कि एक समय था जब वे सिर्फ एक टियर 1 सप्लायर बनकर खुश थे, लेकिन अब वो एक ग्लोबल OEM बनना चाहते हैं। लेकिन मुझे यहाँ एक बात खटकती है, एक सप्लायर का काम तो बहुत सेफ होता है ना। कैसे? किसी सरकारी संस्था जैसे DRDO से डिजाइन लो, पुर्जे बनाओ और अपने पैसे ले लो। पूरी की पूरी मिसाइल खुद डिजाइन करने और बनाने का रिस्क कोई क्यों लेना चाहेगा? रिस्क इसलिए लेना क्योंकि एक सप्लायर के तौर पर आपके मुनाफे की हमेशा एक सीमा होती है। आप हमेशा किसी और के बनाए इकोसिस्टम का बस एक छोटा सा हिस्सा रहते हैं। अच्छा। लेकिन जब आप एक OEM बनते हैं तो पूरा प्लेटफॉर्म आपका होता है, पेटेंट आपका होता है और ग्राहक यानी सेनाओं के साथ सीधा रिश्ता आपका होता है। विजन 2036 के तहत वे रेडियो फ्रीक्वेंसी, AI और इनर्शियल नेविगेशन जैसी भविष्य की तकनीकों पर भारी दांव लगा रहे हैं। वो जो 75% बजट रिजर्व किया गया है सरकार द्वारा। बिल्कुल। सरकार ने जो 75% घरेलू बजट रिजर्व किया है, उसका असली और सबसे बड़ा फायदा एक सप्लायर को नहीं बल्कि एक OEM को ही मिलता है। मैं समझ रही हूँ, लेकिन इस OEM बनने की जिद में उन्होंने जो अगला कदम उठाया वो मुझे सबसे ज्यादा खतरनाक कहूँ या रिस्की लगा। अगर अब तक का एनालिसिस यूजफुल लग रहा है तो एक क्विक लाइक कर देना, या अगर आपको लगता है ये कंटेंट और लोगों तक जाना चाहिए तो शेयर भी कर सकते हो। हाँ। अपोलो की सब्सिडरी कंपनी ADIPL ने IDL एक्सप्लोजिव्स का 100% अधिग्रहण कर लिया है। अब जरा सोचिए, एक कंपनी जो क्लीन रूम्स में बैठकर नाजुक सेंसर्स और मदरबोर्ड बनाती है, वो अचानक हाई ग्रेड बारूद और केमिकल एक्सप्लोजिव्स हैंडल करने जा रही है। क्या ये एक बहुत बड़ा ऑपरेशनल खतरा नहीं है? मतलब क्या ये अपने कोर बिजनेस से पूरी तरह भटकने रहे हैं? सतह से देखने पर ये एक बहुत बड़ा रणनीतिक भटकाव लग सकता है, लेकिन डिफेंस की दुनिया में इसे वर्टिकल इंटीग्रेशन कहते हैं। देखिए, अगर आप एक मिसाइल या स्मार्ट बॉम्ब को देखें तो उसके 2 मुख्य हिस्से होते हैं। पहला है उसका दिमाग, उसका नेविगेशन सिस्टम, रेडार और सेंसर, जो ये बताता है कि दुश्मन कहाँ है और कब वार करना है। बिल्कुल, जो कि अपोलो माइक्रोसिस्टम्स का मुख्य और पुराना काम है। लेकिन हथियार का दूसरा हिस्सा होती है उसकी ताकत, यानी उसका वॉरहेड, वो विस्फोटक जो असल में टारगेट को तबाह करता है। अपोलो के पास दुनिया का बेहतरीन दिमाग तो था, लेकिन ताकत के लिए वे दूसरों पर निर्भर थे। ओहो, अब समझी मैं। हाँ, आइडियल एक्सप्लोजिव्स के अधिग्रहण के बाद अब उनके पास HMX जो कि 50 मीट्रिक टन प्रतिवर्ष है और TNT जो 500 मीट्रिक टन प्रतिवर्ष है, ऐसे उच्च स्तरीय सैन्य ग्रेड विस्फोटकों के उत्पादन के लाइसेंस आ गए हैं। अरे वाह, मतलब मिसाइल का दिमाग पहले से था और अब उसे फोड़ने की ताकत भी खुद ही मिल गई। अब उन्हें किसी और का मुंह नहीं ताकना पड़ेगा। सटीक शब्दों में यही बात है। और इस अधिग्रहण का जो फाइनेंशियल इम्पैक्ट है ना, वो भी शानदार रहा है। क्या हुआ उसमें? अधिग्रहण के तुरंत बाद आइडियल का लॉन्ग टर्म कर्ज पूरी तरह चुका दिया गया है, यानी कंपनी अब कर्ज मुक्त है। उनका कैश रिजर्व पिछले साल के मुकाबले लगभग 5 गुना बढ़ गया है। 5 गुना? ये तो बहुत बड़ा जंप है।
और सबसे बड़ी बात, कोल इंडिया द्वारा आईडीएल पर जो एक बैन लगा हुआ था वो भी अब हट गया है। अच्छा, बैन हटने का क्या इम्पैक्ट होगा? बैन हटने का सीधा मतलब है कि इंडस्ट्रियल विस्फोटकों का या जैसे खदानों में इस्तेमाल होने वाले बारूद का एक बना बनाया बाजार उनके लिए रातों रात फिर से खुल गया है। ये तो वाकई एक मास्टर स्ट्रोक निकला। मतलब एक तीर से कई निशाने। और इन नई ताकतों के साथ कंपनी अब ऐसे ऐसे लाइसेंस हासिल कर रही है जो किसी हॉलीवुड साइंस फिक्शन फिल्म के लगते हैं। हाँ, उन्होंने कई नई डोमेन्स में एंट्री मारी है। मैंने देखा DPIIT से उन्हें अनमैन्ड एरियल व्हीकल्स यानी ड्रोन, रडार, टॉर्पीडोज और मिसाइलें बनाने के लाइसेंस मिले हैं। लेकिन जो चीज मेरे लिए सबसे ज्यादा दिलचस्प थी वो है इनका लैंड डोमेन पेनिट्रेशन। हाँ, सेना के तीनों अंगों में पैठ बनाना। ऐतिहासिक रूप से अगर देखें तो अपोलो हमेशा से एयर और अंडर वाटर डोमेन में बहुत मजबूत रहा है। लेकिन FY 26-27 के साथ वे लैंड सिस्टम्स यानी जमीन पर लड़े जाने वाले युद्ध के हथियारों में भी मजबूती से उतर रहे हैं। और यही मेरा एक बड़ा सवाल है। देखिए, हवा में उड़ने वाली मिसाइल या पानी के भीतर चलने वाली पनडुब्बी का वातावरण बहुत अलग होता है। लेकिन एक बैटल टैंक, वो कीचड़ में चलता है, भारी झटके सहता है और भयंकर गर्मी में ऑपरेट करता है। बिल्कुल। तो जो नाजुक सेंसर हवा में काम करता है, क्या वही सेंसर इन उबड़-खाबड़ टैंकों में टिक पाएगा? मेरा मतलब है, ये जो टेक्नोलॉजी का गैप है, इसे वे कैसे भर रहे हैं? यही वो जगह है जहां उनकी R&D टीम का असली काम सामने आता है। इसे डिफेंस की भाषा में रगेडाइजेशन कहते हैं। रगिडाइजेशन। हाँ, किसी आम इलेक्ट्रॉनिक चिप को इस तरह से डिजाइन और पैक करना कि वो तोप के गोले के झटके या रेगिस्तान की भयंकर गर्मी आसानी से सह सके। अपोलो अब मेन बैटल टैंक्स और इन्फेंट्री कॉम्बैट व्हीकल्स के लिए आर्मामेंट, इलेक्ट्रॉनिक्स और फायर कंट्रोल सिस्टम्स बना रहा है। मतलब वो इस चुनौती को पार कर चुके हैं। बिल्कुल। उनका फोकस व्हीकल माउंटेड काउंटर ड्रोन सिस्टम्स और BM-21 रॉकेट जैसे स्वदेशी प्रोग्राम्स पर भी है। उन्होंने इस तकनीकी चुनौती को पूरी तरह से पार कर लिया है। लेकिन अगर एक निवेशक या श्रोता के नजरिए से सोचें, तो क्या ये लेजर डायरेक्टेड एनर्जी वेपन्स या ऑटोनॉमस अंडर वाटर व्हीकल्स जैसे भारी भरकम शब्द सिर्फ कागजी बातें? मेरा मतलब है, क्या असल में इनसे पैसा बनेगा? इस सवाल का सबसे बेहतरीन जवाब हमें अर्निंग्स कॉल के एनालिस्ट Q&A सेशन में मिलता है। HDFC सिक्योरिटीज के विश्लेषक अमित कुमार ने जब मैनेजमेंट से पूछा कि इन सारे नए डोमेन्स का बाजार आखिर कितना बड़ा है, तो मैनेजमेंट ने एड्रेसेबल मार्केट या टैम का कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से समझाया। हमारे श्रोताओं के लिए बता दूं कि टैम या टोटल एड्रेसेबल मार्केट का मतलब है कि अगर कोई कंपनी एक प्रोडक्ट बनाती है तो पूरे देश या दुनिया में उस प्रोडक्ट की कुल कितनी मांग है। हाँ, तो मैनेजमेंट ने बताया कि उनके केवल एक प्रोडक्ट अंडर वाटर माइंस के अलग अलग वेरिएंट्स का ही एड्रेसेबल मार्केट 4,000 से 4,500 करोड़ रुपए के बीच है। ओहो, सिर्फ एक अंडर वाटर माइन का बाजार 4-4,500 करोड़ का है। हाँ, सोचिए। और ऐसे दर्जनों प्रोडक्ट्स के लाइसेंस उनके पास हैं। यही वजह है कि 31 मार्च 2026 तक उनकी ऑर्डर बुक 1432 करोड़ रुपए के रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच गई है। 1432 करोड़, ये तो उनकी एक साल के रेवेन्यू से भी 1.5 गुना ज्यादा है। बिल्कुल, मतलब भविष्य की कमाई की स्पष्ट तस्वीर उनके सामने है। इसमें उनका पहला एक्सपोर्ट ऑर्डर भी शामिल है। इसके अलावा उत्पादन बढ़ाने के लिए उनकी यूनिट 3 के फेज 1 का सिविल काम भी पूरा हो चुका है। ये सब सुनकर तो लगता है कि कंपनी किसी जादुई रथ पर सवार है जो बस दौड़े जा रहा है। लेकिन सब कुछ इतना परफेक्ट तो नहीं हो सकता ना। अर्निंग कॉल के दौरान बाजार के जानकारों ने कुछ तो कमियां निकाली होंगी। हाँ, सवाल तो कई तीखे थे। जैसे? मुझे इन्वेंट्री का इशू याद आ रहा है। डिफेंस सेक्टर में एक कच्चा माल खरीदने, उसका डिज़ाइन बनने, मिलिट्री टेस्टिंग होने और फाइनल डिलीवरी होने में सालों लग जाते हैं। तो क्या इतने बड़े ऑर्डर्स लेने के चक्कर में इनका सारा पैसा इन्वेंट्री या गोदामों में ब्लॉक नहीं हो रहा है? मैंने देखा लाटिया कैपिटल के विश्लेषक ने भी यही चिंता जताई थी। आपकी और उस विश्लेषक की चिंता बिल्कुल जायज़ है। और यहाँ मैनेजमेंट ने कोई घुमा फिरा कर जवाब नहीं दिया। उन्होंने बहुत ही पारदर्शी तरीके से स्वीकार किया कि हाँ, डिफेंस प्रोडक्शन का साइकिल बहुत लंबा होता है। इसे लॉन्ग साइकिल बिजनेस कहते हैं। जैसे जैसे व्यापार का आकार बढ़ेगा, कच्चे माल और टेस्टिंग में फंसी इन्वेंट्री का आकार भी बढ़ेगा ही। ये इस बिजनेस की सच्चाई है। लेकिन उन्होंने ये भी भरोसा दिलाया कि जैसे जैसे उनकी अपनी इन हाउस टेस्टिंग फैसिलिटीज काम करने लगेंगी, ये साइकिल धीरे धीरे सुधरेगा। अच्छा, एक और सवाल था जिसने मेरा ध्यान खींचा था, वो गोल्डमैन सैक्स का था। उन्होंने पूछा कि 1432 करोड़ की ऑर्डर बुक तो आज बहुत अच्छी लग रही है। हाँ,
लेकिन भविष्य में जैसे FY 27 और 28 में ये ग्रोथ कैसे बरकरार रहेगी? क्योंकि डिफेंस में ऑर्डर्स आना कभी-कभी रुक भी तो जाता है। इस पर मैनेजमेंट का टोन अत्यधिक आत्मविश्वासी था। उनका कहना था कि कई बड़े डेवलपमेंट ऑर्डर्स जिन पर वे सालों से काम कर रहे थे, अब सीरियल प्रोडक्शन के चरण में पहुंच रहे हैं। सीरियल प्रोडक्शन मतलब अब थोक में माल बनेगा? हाँ, बिल्कुल। उनका रवैया बिल्कुल वी कमिट वी डिलीवर वाला था। मतलब हम जो वादा करते हैं वो निभाते हैं। इस साल भी उन्हें कई बड़े ऑर्डर्स मिलने की पूरी उम्मीद है। लेकिन बाहरी खतरों का क्या? 361 कैपिटल के क्वेश पारिक का सवाल मुझे बहुत तीखा लगा था। उन्होंने दुनिया भर में चल रहे जियोपॉलिटिकल तनाव, खासतौर पर इजराइल मिडिल ईस्ट संकट और वैश्विक सप्लाई चेन में आ रही रुकावटों के बारे में पूछा। जो कि आज के समय में बहुत रेलेवेंट है। बिल्कुल, एक डिफेंस कंपनी के लिए जो क्रिटिकल सेमीकंडक्टर्स और पुर्जों पर निर्भर है, क्या ये वैश्विक संकट उन्हें डुबा नहीं देगा? देखिए, मैनेजमेंट ने यहाँ कोई हवा-हवाई या सब चंगासी वाला दावा नहीं किया। उन्होंने शांति से जवाब दिया कि एक कैपिटल इंटेंसिव बिजनेस में सप्लाई चेन की दिक्कतें तो हमेशा रहेंगी। उन्होंने कोविड का उदाहरण भी दिया था ना? हाँ, उन्होंने याद दिलाया कि कोविड के समय जब पूरी दुनिया की सप्लाई चेन टूट गई थी, तब भी उन्होंने खुद को ढाला था। उनके पास रिस्क मिटिगेशन की पूरी तैयारी है और फिलहाल उनके ऑपरेशंस पर कोई बड़ा प्रभाव नहीं पड़ा है। स्वावलंबन लेटर में भी उन्होंने खुलेआम माना है कि इस रास्ते में चुनौतियां आएंगी और गलतियां भी होंगी, लेकिन वे पारदर्शी बने रहेंगे। और ये ईमानदारी शेयर बाजार में बहुत कम देखने को मिलती है। सही कहा। तो अगर हम इस पूरी चर्चा को समेटें तो अपोलो माइक्रोसिस्टम्स की ये कहानी सिर्फ एक तिमाही में अच्छा मुनाफा कमाने की नहीं है। ये कहानी है एक बहुत लंबी छलांग की। बिल्कुल। उन्होंने अपना कर्ज खत्म किया है, विस्फोटकों की कंपनी खरीदकर खुद को ताकत दी है, R&D में भारी निवेश करके दिमाग को तेज किया है और अब वे मिसाइलों से लेकर ड्रोन और टैंकों के सिस्टम तक सब कुछ खुद बनाने की स्थिति में है। शुरुआत में मैंने जो फॉर्मूला 1 कार का उदाहरण दिया था ना, अब ऐसा लग रहा है कि ये कंपनी सिर्फ अपनी रेसिंग कार ही नहीं बना रही, बल्कि वो पूरा का पूरा रेस ट्रैक ही खरीद रही है। ये एक बहुत ही सटीक उपमा है और इस पूरी कहानी को अगर हम एक बड़े परिप्रेक्ष्य में सोचें तो ये हम सब के लिए एक बहुत ही गहरा सवाल छोड़कर जाती है। कैसा सवाल? दशकों तक दुनिया भर में और भारत में भी युद्ध की दिशा और रक्षा रणनीतियां भारी भरकम सरकारी रक्षा कंपनियों या नौकरशाही द्वारा तय की जाती थी। हाँ, जहां फैसले बहुत धीमे होते थे। बिल्कुल। लेकिन अब जैसे जैसे अपोलो जैसी निजी भारतीय कंपनियां पूरी तरह से हथियार निर्माता यानी OEM बन रही हैं, पावर डायनामिक्स पूरी तरह से बदल रहे हैं। क्या भविष्य के युद्धों और राष्ट्रीय सुरक्षा में अहम निर्णय सरकारी दफ्तरों के बजाय इन चुस्त और टेक्नोलॉजी ड्रिवन निजी कंपनियों के बोर्डरूम में तय होंगे? क्योंकि देखिए, जब इनोवेशन और निर्णय लेने की रफ्तार ब्यूरोक्रेसी से ज्यादा तेज हो जाए ना, तो युद्ध का पूरा अर्थशास्त्र और कूटनीति ही बदल जाती है। बाप रे, ये वाकई एक ऐसा विचार है जो रोंगटे खड़े कर देता है। मतलब क्या तकनीक और प्राइवेट सेक्टर की चुस्ती पारंपरिक सरकारी व्यवस्था को पूरी तरह पीछे छोड़ देगी? ये हम सभी के लिए आगे नजर बनाए रखने वाली बात होगी। खैर, इस गहन विश्लेषण और इस डीप डाइव में हमारे साथ शामिल होने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। हम फिर लौटेंगे एक नए विषय और एक नई परत के साथ। तब तक सवाल पूछते रहिए।